हेलो, वेलकम माय चैनल कैलकुलस विद रणधीर। ये है अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। इसमें हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर ली थी। उसमें से हमने पहली प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग ये देख लिया था। सेकंड आज देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? The boiling point of liquid is the temperature at which its vapor pressure equals the applied pressure। तो ये वो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का ये वो टेम्परेचर है जिस पे वो चीज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा अप्लाइड प्रेशर के। या अप्लाइड प्रेशर को आप ऐसे देखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी कि एक कंटेनर हम लेते हैं। मैं इसे हीट करूंगा एक टेम्परेचर पे, इसको ऐसे कुछ लाऊंगा कि होगा क्या, इसका जो भी वेपर प्रेशर है, ठीक है, इस लिक्विड का वो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा बाहर के प्रेशर से। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, 1 atm बोलो। तो जब ये दोनों ही प्रेशर आपस में इक्वल होंगे तब वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को मैं बोलूंगा वो है बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज अब क्या होगा, अब लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना है, वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के या अप्लाइड प्रेशर के। तो ये रहेगा अपना बॉइलिंग पॉइंट। इसमें फिर हमें देखना है एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये? द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सेम है जैसे हमने पहले भी देखा था, हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था सॉल्वेंट में और एक सॉल्यूशन बनाया था। तो यहाँ पे भी सेम है, एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट अपना वोलेटाइल रहेगा, ठीक है, सॉलिड प्योर रहेगा या जो भी है, सॉलिड वोलेटाइल रहेगा और जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल रहेगा। तो सॉल्यूट डालने के बाद सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये याद रखना है। यहाँ पे जो टीबी है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये एक हिसाब से आप बोल सकते हो ये जो वैल्यू है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको आप टीबी नॉट बोल लो, इससे ज्यादा रहेगी। वापस से बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स। और ये जो डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये ज्यादा ये कम है। अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ टीबी माइनस टीबी नॉट, तो हम इसको डेल्टा टीबी बोलेंगे। यही है अपना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। जो आपका बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट है, पहले अपना सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये था प्योर फॉर्म में, उसमें जब मैंने थोड़ा सा सल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये जो बढ़ने को ही तो मैं बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ना हो गया। ठीक है, याद रखनी है चीज। इसमें आप देखो, सो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो रहा है कि प्योर फॉर्म में जब सॉल्वेंट था तब जो भी बॉइलिंग पॉइंट था, आफ्टर एडिंग सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो जो एलिवेशन आया है बॉइलिंग पॉइंट में वो बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग आया है। ऐसा यहाँ पे बोल कि यहाँ पे
वेपर प्रेशर लोअरिंग के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन देखने को मिल रहा है आपको। कैसे देख, यहाँ पे तो हमने ग्राफ ले लिया। ग्राफ में हम क्या क्या बताएंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही प्लॉट करेंगे, सॉल्वेंट का भी और सोल्यूशन का भी। सो बॉइलिंग ऑकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स अप्लाइड प्रेशर। जैसे हमने अभी जस्ट डेफिनेशन देखी, बॉइलिंग तब होगा जब वही चीज का, वही लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा अप्लाइड प्रेशर, जैसे कि एटमॉस्फेयर का 1 atm होता है। ठीक है, मतलब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, नॉर्मल सी बात, जब मैं हीट दूंगा, मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस लिक्विड का, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका खुद का प्रेशर, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय के बाद ये वेपर प्रेशर जो है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक 1 atm के बराबर आ जाएगा। वो समय पे आप टेम्परेचर देना बंद करो और वही टेम्परेचर को आप बोलोगे बॉइलिंग। ये डेफिनेशन होता है। एट एनी गिवन टेम्परेचर द सॉल्यूशन हैज अ लोअर वेपर प्रेशर देन द प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर की हमने बात की हुई है कि हमने जब वेपर प्रेशर लोअरिंग वाला भी कंसेप्ट देखा था तो हमने ये देखा था कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अगर हम कंपैरिजन करें तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, और सॉल्यूशन की बात करें तो वो चीज कम रहेगी। याद है ये चीज, कल के लेक्चर में हमने देखा था। देखो जैसे कि आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आप लेट से P1 नॉट बोल लो, और सोल्यूशन वाले के लिए आप लेट से ऐसा बोल सकते हो P इक्वल टू P1 नॉट X1 एज पर रॉल्स लॉ। अब सोल्यूशन में आने के बाद आप क्या देखोगे कि ये जो मोल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 1 से तो कम ही रहेगी, बिकॉज सॉल्यूट भी तो है। तो जब इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तब P की जो वैल्यू आएगी वो P1 नॉट से कम नहीं हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लो, P1 नॉट आप 10 ले लो। ठीक है, यहाँ पे P1 नॉट 10 मानेंगे अगर ये मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा है, जैसे कि अगर 0.5 हो जाता तो 10 में 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5। वो P की वैल्यू रहेगी 5, और P नॉट की वैल्यू कितनी थी P1 नॉट की 10। मैं बोल रहा हूँ ना 5 तो 10 से छोटा रहेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा रहेगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, क्योंकि ये 10 था और ये 5 है। ये बात इंपॉर्टेंट है, पिछला पढ़ के आया करो। वेपर प्रेशर लोअरिंग का कंसेप्ट है ये, कि प्योर सॉल्वेंट का एक हिसाब जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन का। या उल्टा बोलोगे तो सोल्यूशन हैज अ लोअर वेपर प्रेशर देन द प्योर सॉल्वेंट। अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सो ऑन दी वाई एक्सिस हमने प्लॉट किया वेपर प्रेशर, एक्स पे टेम्परेचर, वाई पे जो प्रेशर हमने प्लॉट हम करने वाले हैं। आप देखोगे ये जो दो ग्राफ बनाए हमने, दोनों ग्राफ में से ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, सॉल्वेंट का। ऊपर है मतलब आप देखो कोई भी आप टेम्परेचर को नोटिस करो, लेट से आपने ये टेम्परेचर पकड़ा, इस टेम्परेचर पे आप आओ ऊपर की ओर तो आपको ये वाले ग्राफ में ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं y पे जाऊं तो मुझे समझ में आएगा उसकी हाइट। ठीक है, और अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ पे जाऊं तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। ध्यान से देखो आप, सॉल्वेंट की जो वैल्यू है प्रेशर की और सॉल्यूशन की जो वैल्यू है सेम टेम्परेचर पे प्रेशर की, दोनों में ज्यादा किसकी है, सॉल्वेंट। हमने जस्ट बोला भी कि भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा सोल्यूशन से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कोई भी आप टेम्परेचर उठा के देख, ये आपका सोल्यूशन का हो गया लेवल लगभग इतना, और सेम टेम्परेचर पे ऊपर की ओर जाओगे तो ये ग्राफ पे इंटरसेक्शन होगा, वो रहेगा आपका
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि ज्यादा मिलेगा। तो ग्राफ इसलिए ऐसे ही बनाया गया कि सोल्यूशन का ग्राफ है, उसके ऊपर हम रखेंगे सॉल्वेंट की ग्राफ, बिकॉज हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। सो हमने यहाँ पे बोला देयरफॉर द सॉल्यूशन मस्ट बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर टू रीच 1 atm। अब वही बात है कि हमें क्या कराना है, हमें वेपर प्रेशर हमारे लिक्विड का बढ़ा के 1 atm के बराबर करना है, तब जाके वो टेम्परेचर बनेगा मेरा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखो मुझे वेपर प्रेशर बढ़ाना है, तो ये वैल्यू देखो ऊपर की ओर जा रही है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। सेम दोनों के लिए, सॉलिड का, सोल्यूशन का। अब ऊपर जाते जाते जब ये 760 mm 760 mm ऑफ एच को छुएगा, मतलब क्या होता है, 1 atm ही होता है ना। एटमोस्फेरिक प्रेशर को जब आप मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एच में कन्वर्ट करोगे तो 760 हो जाता है। ये 1 atm ही लिखा हुआ है। तो ये ग्राफ जब जाएगा इस लेवल को जब छुएगा, तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वही हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखो, सॉलिड वाला ग्राफ ऊपर है तो वो ए पॉइंट पे टच कर रहा है, सोल्यूशन वाला ग्राफ नीचे है वो टच कर रहा है सी पॉइंट। तो ये पॉइंट पे आने के बाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये छू चुका है 760 यानी कि 1 atm को। तो अब इस पॉइंट के रिलेटेड जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, नीचे आओगे तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा कौन सा, टीबी नॉट। ये रहेगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सोल्यूशन वाले का ग्राफ देखो आप, सी पॉइंट में मिल रहा है। आओ नीचे की ओर, टेम्परेचर क्या दिख रहा है, टीबी। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आप देखो एक्सिस पे, टेम्परेचर वाले एक्सिस पे पहली वैल्यू कौन सी आ रही है, टीबी नॉट, फिर आ रही है टीबी। मैं बोल सकता हूँ ना इसका मतलब क्या है, कि टीबी बाद में तो टीबी क्या होगी, बड़ी होगी टीबी नॉट से। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यही तो बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने बताया आपको इसके बारे में, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था वहां पे कि भाई अगर मैं सॉल्यूट डालूंगा नॉन वोलेटाइल, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा वो इस ग्राफ से समझना है। बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के हिसाब से आप देखोगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, तो ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, सॉल्वेंट का ऊपर सोल्यूशन का नीचे। यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर। फिर क्या है, आपका जो वेपर प्रेशर है वो जब 760 वाले वैल्यू पे यानी कि 1 atm वाले वैल्यू को टच करेगा, वही पॉइंट पे आप टेम्परेचर को आके देखो, वो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड में ग्राफ पहले टच किया, आपको टीवी नॉट उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले मिला, सोल्यूशन का बाद में टच किया, बाद में यानी कि बड़ी वैल्यू आपको मिली है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बड़ी वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो यहीं पे प्रूव होता है वो बात जो हमने बोली थी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि hence the boiling point of the solution is higher than that of the pure solvent। ठीक है ना। कंक्लूजन में आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक तो वेपर प्रेशर हमने जब लो देखा कि भाई वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम है, तो हायर टेम्परेचर नीडेड टू रीच 1 atm, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है यहाँ पे इसको राइज करने में और टच करने में। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे आप ये टेम्परेचर पे देखते हो तो आपको प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये मिलेगा इस लेवल पे, और आप अगर वही टेम्परेचर पे ऊपर की ओर जाओगे तो आपको सॉल्वेंट का मिलेगा कुछ ये। तो सेम टेम्परेचर पे सोल्यूशन का कम है वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का ज्यादा है। तो खुद देखो आप, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर ज्यादा चल रहा है तो ये जल्दी ही इस लेवल पे पहुंच जाएगा, बिकॉज ये दोनों के रेस में सॉल्वेंट आगे चल रहा है।
तो कम टेम्परेचर पे यहाँ पे इस मार्जिन को छू देगा, बट वहीं पे सोल्यूशन का ग्राफ नीचे चल रहा है, प्रेशर की वैल्यू कम है, तो उसको आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच दिस लेवल। इसलिए हम बोल रहे हैं सोल्यूशन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है इस लेवल को रीच करने के लिए, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर चुका है यहाँ पे, या बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पूरा कंप्लीट करना, एलिवेट नहीं, यहाँ पे एलिवेशन। ठीक है, तो ये ग्राफ के पर्सपेक्टिव समझो, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जैसे हमने पहले भी किया था वेपर प्रेशर में भी, कि उसके उसको एक फॉर्मूला हमने दे दिया था, कुछ रिलेशन हमने बताया था, वैसे आप यहाँ पे याद होगा तो यहाँ पे जो आपका वेपर प्रेशर लोअरिंग था उसको हमने बोलता प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। याद है? नहीं यार, बहुत बढ़िया, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग। लोअरिंग वेपर प्रेशर को प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी बोला था। वैसे यहाँ पे ध्यान दो धीरज, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी याद है? मोलैलिटी क्या होता था फॉर्मूला मोलैलिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या? मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये थोड़ा अलग था। मोस्टली फॉर्मुलेज में नीचे सॉल्यूशन की जानकारी रहती है, जैसे कि मोलैरिटी में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे अलग, यहाँ पे एक तो मास भी बोला है और सॉल्यूशन का भी नहीं बोला, यहाँ पे सॉल्वेंट का बोला है पर किलोग्राम। ये फॉर्मूला था मोलैलिटी का, याद रखो। सो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द मोलैलिटी। इज इक्वल टू में करोगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, लेट से के बी। तो के बी को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, और इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तीन तीन नाम है इसके, याद रखो, तीनों ही नाम याद रखोगे। स्टार्टिंग के दो तो एकदम सिंपल से, एक तो ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसमें मोलालिटी की बात आ गई इसलिए मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। एक और है, थोड़ा अलग मिलेगा बट इसको भी याद रखो, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, यही कांस्टेंट को अगर मैं डिफाइन करूं, मतलब किसको, के बी को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं एम की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो मैं बोल दूंगा ये इसके बराबर ही हो जाएगा। तो इफ एम इक्वल टू 1, एम अगर 1 हो जाए तो मेरा के बी डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ टिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये जो अपना कांस्टेंट है ये बॉइलिंग पॉइंट ही है, बट कब? जब मैंने मोलालिटी क्या पुट की, 1। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सोल्यूशन। तो ऐसा तरीका जो डिफाइन करने का था, ये 10th में भी था। हमने ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर बोल दिया था, when the masses are unit masses and the distance between them is again a unit distance। तो वैसे ही यहाँ पे हमने इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम तब बोल पाएंगे जब m गायब हो जाए, यानी कि m की वैल्यू हो जाए 1। तो हमने इसलिए ये बनाया, दस इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये जो कांस्टेंट के भी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बराबर है, प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सोल्यूशन। तो 1 मोलार यानी कि मोलालिटी 1 होगी। याद है ना, मोलारिटी का था यूनिट मोलार और मोलालिटी का मोलाल। इसके बाद यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, सो केबी का अगर मुझे यूनिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके फॉर्मूले में
मैं केबी का पहले तो एक तरफ केबी लिखूंगा, एम वहां शिफ्ट करूंगा तो डेल्टा टीबी अपॉन एम होगा। मैं डेल्टा टीबी और एम का यहाँ पे ना पुट करता हूँ यूनिट। जैसे डेल्टा टीबी मतलब एक हिसाब से ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। जनरली ये टेम्परेचर का डिफरेंस होगा किसके बीच में, सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच। डेल्टा टी मतलब क्या है, एक तरफ है अपना सोल्यूशन, एक तरफ है मेरा सॉल्वेंट। तो ये डेल्टा टीबी क्या रहा, डिफरेंस टीबी माइनस टीबी नॉट। याद है आप, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म, डिफरेंस क्योंकि टेम्परेचर है, दोनों ही टेम्परेचर है, ये केल्विन में होगा तो ये भी केल्विन में होगा, और डिफरेंस भी फिर किस में आएगा, केल्विन में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे केल्विन यूज किया यूनिट। नीचे मोलालिटी मैंने अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल। और नीचे क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर किलोग्राम आपकी यूनिट आ जाएगी, मोल पर किलोग्राम यूनिट ऑफ मोलालिटी। फिर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, किलोग्राम माइनस वन ऊपर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, और मोल प्लस वन ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो ये यूनिट हो जाएगी क्यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट की। एक और चीज, क्यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट एक तो ये तो आप देख रहे हो, साथ ही साथ आप क्या, एक तो डेल्टा टीबी का जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा टीबी की वैल्यू मान लो अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, मतलब जो डिफरेंस है 5 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं उसे केल्विन में करूं तो कितना आएगा, अगर मैं इसे केल्विन में करूं तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना बोल रहे हो, 278.15 बोल सकते हो? नहीं, 5 ही आएगा। कैसे, यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस आप सेल्सियस में करो या केल्विन में करो आपको सेम मिलेगा। कैसे, देखो 5 डिग्री है, आप यहाँ पे एग्जांपल लेके चलो, लेट से मैं टेम्परेचर यहाँ पे ले लेता हूँ टीबी और टीबी नॉट का। टीबी का आप ले लो लेट से 100, और टीबी नॉट का आप ले लो 95। तभी डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। मैं क्या कर लेता हूँ, चलो केल्विन में करना है आपको, केल्विन में कर लो, आप जिस पद्धति से कर रहे हो वैसे कर सकते हो। जैसे कि सेल्सियस की वैल्यू में आपको 273.15 ऐड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक इट इन केल्विन। सो आप 100 में आप अगर 273.15 ऐड करोगे तो ये केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। फिर 95 में सेम 273.15 करेंगे, ये केल्विन में हो जाएगा। हमें बट इनका क्या करना है, डिफरेंस चाहिए, डेल्टा मतलब माइनस करना। अगर मैं माइनस करता हूं, ब्रैकेट ओपन होंगे, 273.15 प्लस में 273.15 माइनस में क्या होगा, कैंसिल, 100 - 95। मैं अगर आपको बस टेम्परेचर पूछूंगा तो आप करो फिर यूनिट कन्वर्जन, 273.15 ऐड करो सेल्सियस में तो केल्विन में बनेगा। बट अगर मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ तो सेल्सियस में भी वही रहेगी वैल्यू और केल्विन में भी वही रहेगी वैल्यू। ट्रिकी चीज है ये, सही में बहुत लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। जो आपने अभी किया वो काम ही मोस्टली करते हैं लोग, बट ये नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बस टेम्परेचर बोलूं कि भाई 5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, इसको आप करो केल्विन में तो आप ये कर लो। बट आपको मैंने डिफरेंस इन टेम्परेचर बोला है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मैंने खुद करके दिखाया कैसे किया मैंने। 273.15 भी कैंसिल हो गया, 5 ही बचा केल्विन। मतलब क्या, मतलब ये कि केल्विन और सेल्सियस जो है ये सेम पैरामीटर में आपको दिखाई देगी जब आप डेल्टा टीबी की बात करोगे। तो मैं अपने अपने सुविधा अनुसार मुझे जो लेना होगा, मैं यहाँ पे केल्विन ले सकता हूँ, मैं यहाँ सेल्सियस ले सकता हूँ डेल्टा टीबी की यूनिट। ठीक है, बढ़िया। मतलब अगर मैं केबी का फॉर्मूला जब देखूं, डेल्टा टीबी अपॉन एम,
यहाँ पे डेल्टा टीबी को मैंने क्या बोला, चाहे मैं केल्विन रखूं या के लिखूं, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, सेम ही चल रही है, वैल्यू भी एकदम सेम ही चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब मैं यही फॉर्मूले को कैसे बोल सकता हूँ, या यही फॉर्मूले को जहाँ के है वहां पे मैं डिग्री सेल्सियस बोल सकता हूँ, किलोग्राम पर, मतलब ये दोनों ही यूनिट चलेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको जो मर्जी वो लिखो, ये मर्जी ये लिखो, ये मर्जी ये लिखो। डेल्टा टीबी के लिए चाहे आप सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, वैसे ही इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए चाहे आप केल्विन किलोग्राम पर मोल लिखो या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कन्वर्जन नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, मोलार मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये भी काम हमने किया था वेपर प्रेशर में, कि वेपर प्रेशर का एक इक्वेशन में आता है जिसमें उसको हमने कोरिलेट किया था मोलर मास के साथ, ठीक है, याद होगा तो बढ़िया। बाकी वैसे कुछ तरीका यहाँ पे भी हमने किया, हमने वो इक्वेशन को पकड़ा जो हमने निकाला था, हमने फिर बोला कि ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टीबी और केबी तो कुछ नहीं, बट मोलालिटी को हम कुछ पुट कर सकते हैं। मोलालिटी आप क्या जानते हो? मोलालिटी आप जानते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे भी हमने पहले भी किया था कि भाई सेकेंड प्रेफिक्स हम इसको दे रहे हैं सॉल्यूट को, और सॉलिड को हम फर्स्ट प्रेफिक्स देते हैं या सफिक्स देते हैं, सॉरी। जैसे कि अगर मुझे मोल्स की बात करनी है, तो मोल्स का फिर फॉर्मूला क्या होता है वापस से, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मैं सल्यूट के लिए जो मास है उसको मैं, ये ऐसे पहले सॉल्वेंट ले लो, सॉल्वेंट का वैसे तो बस मोल्स है ही नहीं यहाँ पे, तो बस मास की बात है। तो सॉल्वेंट का जो मास है उसको आप W1 मान लो, W1 इन ग्राम लेट से, और सल्यूट का जो मास है उसको आप W2 ग्राम मान लो। मुझे मोल्स के फॉर्मूले में मोलर मास लगेगा, तो यहाँ पे आप इसको M2 मान लो, मोलर मास सल्यूट का। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, सॉल्वेंट की तो जरूरत ही नहीं, बिकॉज सॉल्वेंट का डायरेक्टली मास ही पुट होगा मोल्स में। तो ये सब हमने assumption यहाँ पे लिख दिया कि सपोज जो सोल्यूशन है उसमें W2 ग्राम ऑफ सल्यूट है, चलेगा, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, फिर M2 है मोलर मास ऑफ क्या, सल्यूट, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद ठीक है, तो अगर मैं मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट करता हूँ वैल्यूज, सो मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए आप क्या पुट करोगे, W2 अपॉन M2, पुट करिए W2 अपॉन M2, ये इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अच्छा, मैंने थोड़ा यहाँ पे क्या कर लिया था एजम्पशन में, W1 ग्राम ले लिया था सॉल्वेंट का, W1 ग्राम ऑफ, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, बट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए अपने को, किलोग्राम। अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइडिंग बाय 1000, यही करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1000 ग्राम में कितना किलोग्राम है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यही वैल्यू को 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे कितना मिलेगा आपको, एक, हम बोलेंगे 1 किलोग्राम होता है। तो डिवाइडिंग बाय 1000 यू विल गेट ग्राम टू किलोग्राम, ठीक है। सो मतलब भाई कि जो ग्राम में वैल्यू है सॉल्वेंट की W1 ग्राम, मुझे किलोग्राम में करना, तो डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, तो W1 अपॉन 1000 ये बन जाएगा फिर किलोग्राम। समझ में आ रहा है, इंटेंशनली हमने ये ग्राम में लिया था कि फॉर्मूला वैसा हम बनाएंगे फिर, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि आपको वैल्यू जो है वो ग्राम में देते, किलोग्राम में नहीं देंगे, ठीक। अगर किलोग्राम में दे दो तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप 1000 हटा देना फिर, बहुत कुछ है। बाकी याद रखो कि हमने दोनों वैल्यू ग्राम में रखी, तब ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं। तो W1 अपॉन 1000 करके किलोग्राम अपने आप बन जाएगा, क्योंकि अपने को सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में चाहिए था। अब आप यहाँ पे ध्यान दो आगे, तो
यहाँ पे कुछ चीजें हम करें अगर, जैसे कि कुछ कैंसिल तो यहाँ पे नहीं होगा, W2 ऊपर रहेगा, 1000 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये जाएगा आपके न्यूमरेटर में, W2 के साथ 1000 आपको दिखाई देगा, और ऊपर वाले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा पूरे के डिनोमिनेटर में, यानी कि M2 और W1 साथ में दिखाई देंगे आपको। समझ में आ रहा? तो ऐसा कुछ शिफ्टिंग होगा, और आपको फिर ये वैल्यू मिल जाएगी मोलैलिटी की इन मोल पर किलो में। तो ये जो M की वैल्यू आपको मिली है, ये आप कहाँ पुट कर दोगे, इस फॉर्मूले में। तो डेल्टा टी भी अपना एज इट इज, के भी अपना एज इट इज, मोलैलिटी स्मॉल m जो आपको मिला है 1000 W2 अपॉन M2 W1, ये अपना एक रिलेशन आ गया बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड मोलर मास। किसका मोलर मास? सल्यूट का, क्योंकि सब कुछ रोड़ा तो वही है, वही डाला तभी तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ, तो बिल्कुल वो तो रहना चाहिए फॉर्मूले में। इसलिए अगर मुझे कल को यही फाइंड करना हो, मोलर मास ऑफ सल्यूट, शिफ्टिंग विफ्टिंग करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखो, जरूरी है, काफी जरूरी है, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे अच्छे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक का ही 2.6 वाला क्वेश्चन है सॉल्व। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का जो बॉइलिंग पॉइंट है 7.06 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एट 1 atm, a solution of 50 gram of a non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 degree Celsius. Evaluate the molar mass of solute if Kb की जो वैल्यू दी है आपको वो ये दी हुई। ठीक है, सो आपको पहले तो इथाइल एसीटेट का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, फिर कल को क्या बोला कि 50 ग्राम सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया मैंने इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का कितना है, 150 ग्राम में, मतलब इथाइल एसीटेट अपने आप क्या बन गया है, सॉलिड बन चुका है। सल्यूट अननोन है, 50 ग्राम है, बस इतना बताया। इथाइल एसीटेट के बारे में आपको एक और जानकारी दी है भाई, इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पहले इतना था प्योर फॉर्म में जब ये था, जब मैंने ये सल्यूट मिक्स किया नॉन वोलेटाइल, तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यही तो होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का, यानी कि आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो फॉर्मूला है अपने पास M2 वाला, डेल्टा टीबी वाला जो फॉर्मूला था अभी जस्ट निकाला हमने, तो M2 यहाँ से शिफ्ट करके आप M2 निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे सब कुछ पता है, आपको केबी की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू। W2 आपको पता है, W2 मतलब मास ऑफ सल्यूट 50 ग्राम। ठीक है, फिर डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी यानी कि डिफरेंस आप ले लोगे दोनों टेम्परेचर में। फिर W1 यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना दिया आपको, 150 ग्राम, पुट करना है बस आप। सो ये सब हमने लिख दिया, मास वास। फिर डिफरेंस की बात करेंगे तो बड़े में छोटा माइनस कर देंगे, 84 में 77 वाली वैल्यू माइनस करेंगे। 7.21 डिग्री सेल्सियस लिखो या 7.21 केल्विन लिखो, जो आपका मन करे, क्योंकि आप जब देखोगे ना यहाँ पे हाँ मतलब सेम ही रखो, ट्राई करो ऐसे कि जैसे आपको यहाँ पे अगर सेल्सियस में दिया है तो आप सेल्सियस में, वैसे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज सेल्सियस रखो केल्विन रखो, वैल्यू सेम ही रहेगी। कट पिट करोगे वैल्यू चेंज नहीं होगी आप। बाकी के बी की वैल्यू ये दी है, तो यही चीज को हमने सेल्सियस हटा के केल्विन में कर दी है, क्योंकि चलेगा, हमने अभी बात की थी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, M2 इक्वल टू 1000 एज इट इज, के बी की वैल्यू, आप यूनिट पुट ही मत करो, ठीक है, आप वैल्यू ही पुट करो। यूनिट पुट करके कैंसिल करने से तो अच्छा ही था। फिर जो मास दिया W2 वो पुट किया, नीचे वैल्यूज पुट की, सॉल्व करना है बस। ठीक है, सॉल्व करोगे बस आप, वन जा, ये थ्री जा,
फिर 7.21 को 3 से कर लो, ठीक है। या 277 को 300 से कर लो, जो आपका मन करे। 0.0, लगभग 9 तक जाएगा ऑलमोस्ट ये। हाँ, तो ये 0.1 जा, और ये 0.9। फिर 0.9 को इससे, या मैं अगर पॉइंट शिफ्ट करूं, तो मुझे 721 से 90 को डिवाइड करना है। तो 0.01 जा, 721, 10 में 1 गया तो 9, 9 में 2 गया तो 7, और ये 179। पॉइंट है को 0 लगा दो मन करे तो, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, एक 2 जा जाएगा लगभग, 2 जा 1442, 10 में 2 निकालो, 843, को लगाते हो अगर 0, तो लगभग 4 से जाएगा, क्योंकि 5 से तो ज्यादा हो जाएगा। लगभग लगभग 4 से ऑलमोस्ट जाएगा ये। तो 0.124 तक आ रही वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.3 नंबर राइट पे शिफ्ट होगा, अब क्या बन जाएगा, 124 तक। तो बट वही है, मैंने यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया था, मैं 0.9 पे एंड कर दिया। अगर मैं एक दो नंबर और जाता, थोड़ी सी और वैल्यू क्लोज टू 128, ठीक है। अगर आप और जाते तो जाना ही चाहिए एट एंड, कम से कम पॉइंट के बाद 2 नंबर तो उठा लिया, तो 2 नंबर जैसे कि 9 के बाद अगर मैं एक और उठा लेता, तो थोड़ा सा मैं और पास में जा पाता 128, वरना 124 पे भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेशन ही ज्यादा है, क्या करोगे। तो मोलर मास का थोड़ा सा एरर है वहां पे, क्योंकि कैलकुलेशन आगे 124 और 128 में डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। बट क्या कर सकते हैं, वैसे सीटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको आपको 124 की क्लोज जो वैल्यू दिखेगी आप टिक कर दोगे उसे, और बेशक 128 ही हो। थोड़ा सा ट्राई करना इसमें, बोर्ड में, कि पॉइंट के बाद 2 नंबर तक सॉल्व करो, तो आपका 126 127 तक चला ही जाएगा अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब क्या, टेंशन, वेरी गुड। अच्छा सर, फिर टेंशन नहीं बोल दी, मतलब फिजिक्स जोड़नी पड़ जाती केमिस्ट्री से। डिप्रेशन मतलब लोअरिंग ही होता है, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज ही होता है, डिक्रीमेंट ही होता है। सो फ्रीजिंग पॉइंट कम होना, किसका किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, या जैसे भी आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium and have the same vapor pressure। मतलब लिक्विड और सॉलिड, क्योंकि फ्रीजिंग कब होगा, जब वो चीज लिक्विड है और ठंडी होके वो क्या बन जाएगी, सॉलिड। तो जिस पॉइंट पे वो लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है वही होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट, जब आप सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हो तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में अगर वेपर प्रेशर अगर सेम आ जाए, लिक्विड और सॉलिड का अगर वेपर प्रेशर सेम आ जाए, दोनों अगर इक्विलिब्रियम में हो जाए, तब उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो रहेगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब याद रखो डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर 180 atm के बराबर हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर रहेगा अपना बॉइलिंग पॉइंट। वैसे फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है, कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड एक तो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब क्या, यहाँ पे वेपर प्रेशर दोनों का ही सेम हो जाए, उस टेम्परेचर को आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलो। अब देखो, डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट में मिलाया कोई सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल सेम नेचर का है,
तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब मान लेते हैं अगर TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो दोनों में ज्यादा किसका होगा वैल्यू? सॉल्वेंट, सोल्यूशन का गिर जाएगा। ऐसे याद रखो, आप ज्यादा सोचे। हम जो बात कर रहे हैं जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, किसका बढ़ा? मिक्स करने के बाद ही हुआ होगा ना ये, सॉल्यूट मिक्स करने के बाद ही हुआ होगा। मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, क्या टॉपिक है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। कब कम होगा? आफ्टर मिक्सिंग। पहले नॉर्मल था सॉल्वेंट में, जब मैंने मिक्स किया सॉल्यूट, तो जो सोल्यूशन बना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए हमने बोला TF की वैल्यू कम होगी TF पॉइंट से। तो याद रखना आसान है टॉपिक, अगर आपको नाम याद है, आप डायरेक्टली बोल दोगे कि भाई किसकी बात हो रही है, हमेशा सोल्यूशन की बात हो रही होगी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ सोल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हुआ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर लोअरिंग हुआ सोल्यूशन का। तो मेरा सोल्यूशन की बात हो रही है बिकॉज वहां पे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। यही बात लिखी हुई है आगे भी। ठीक है, TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो हम ये बात लिख पा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और यही, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा, तो इनमें जो डिफरेंस मैं लूंगा TF नॉट माइनस TF, जिसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से डेल्टा TF, यही होगा क्या मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। ठीक है, तो इसे याद रखना है। उसके बाद सेम जैसे हमने वहां पे भी देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेम ये भी वेपर प्रेशर लोअरिंग का ही एक इफेक्ट है, बोल सकते हैं एक कॉन्सिक्वेंस। कैसे? देखो, वैसे हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ और ये सेम प्लॉट कर रहे हैं हम, प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर, और इतना जो हिस्सा है तो आप देख पा रहे हो, ये तो हमने पहले बनाया था अभी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ था वो। ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो सेम ऐसे ही ग्राफ था ना, याद नहीं है? ये देखो, टेम्परेचर प्रेशर का ग्राफ था, वही ग्राफ मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बना रहा हूँ उतना ही देखो बस। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ा के प्रेशर बढ़ रहा है, सॉलिड का ग्राफ ऊपर है, सॉल्यूशन ग्राफ नीचे है। सेम हिसाब भी आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखो, सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर है, सोल्यूशन ग्राफ नीचे है, जितना बना रहा उतना ही देखो। ठीक है, अब होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और टेम्परेचर है जब सॉलिड लिक्विड, जिनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब देखो, ये तो लिक्विड की बात हो रही है, ये ग्राफ जब दोनों मैंने बनाया लिक्विड की बात हो रही है। अगर मैं टेम्परेचर अगर कम करता हूं, और जब ये सॉलिड का रूप ले लेगा, तो सॉलिड का मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट एकदम, सॉल्वेंट की बात कर, सॉलिड सॉल्वेंट एकदम स्ट्रेट है। जब ये मिलेगा मेरे ग्राफ से, लिक्विड वाले ग्राफ से, लिक्विड वाला सॉलिड का ग्राफ हो या सोल्यूशन ग्राफ हो, जब ये मिलेगा जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट का टेम्परेचर बताएगा कि भाई ये तो फ्रीजिंग पॉइंट है। बिकॉज इस पॉइंट पे आप देखोगे तो सॉल्वेंट सॉलिड वाला, उसका प्रेशर यही है, लिक्विड वाला जो सॉल्वेंट है उसका भी प्रेशर सेम है। हमने बात ही की थी जब वेपर प्रेशर सेम हो जाए, सॉलिड लिक्विड दोनों का, सॉलिड लिक्विड दोनों का, तो वही टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या, कि ये रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट।
और ये जब आ रहा था ऊपर की ओर ग्राफ, तो इसके पहले ई पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर चुका है ये सोल्यूशन के साथ। तो ये पॉइंट से नीचे की ओर आओगे तो आपको मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। प्लॉटिंग में आप खुद देखो, पहले क्या दिख रहा है आपको? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिख रहा है, फिर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है। मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम है एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ? सेम हमेशा कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ये अपना लिक्विड का बनता है टेम्परेचर बढ़ाने के हिसाब से, ये अपना बनता है नहीं, वही चीज का सॉलिड का। ठीक है, जो भी चीज है उसका लिक्विड का ग्राफ है और वही चीज का ये सॉलिड का ग्राफ है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नीचे की ओर आप आओगे तो आपको मिलेगा टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग। बट हुआ क्या कि इस ग्राफ के नीचे ऑलरेडी सोल्यूशन ग्राफ जा रहा था। उससे ये हुआ कि ये जो लाइन ऊपर आ रही थी, ये लाइन इससे इंटरसेक्शन करने के पहले सोल्यूशन से इंटरसेक्शन कर दी, और जो टेम्परेचर आया वो सॉल्वेंट से छोटा था। मतलब जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से क्या है? छोटा है, कम। यही तो हम बात कर रहे थे, ये रीजन है। तो ग्राफिंग से समझोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई हो क्यों रहा है ये, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कम क्यों हो रहा है। बिकॉज ग्राफ में इंटरसेक्शन सोल्यूशन से पहले, तो टेम्परेचर आपको पहले मिल गया, और सॉल्वेंट से बाद में है तो उसका टेम्परेचर बाद में दिख रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद वही है कि सिंस द सोल्यूशन हैज अ लोअर वेपर प्रेशर, वही सब है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कर्व इंटरसेक्ट द सॉलिड कर्व एट द लोअर टेम्परेचर। इसलिए आपका जो सोल्यूशन वाला कर्व है और जो सॉलिड वाला लाइन है, दोनों में इंटरसेक्शन लोअर टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या है? कम है प्योर सॉल्वेंट के हिसाब से, इसलिए ये वैल्यू इससे कम है। रीजन सल्यूट अभी, ये तो चलो ग्राफ से आपको समझ में आ जा रहा है, बट स्टिल अगर मुझे रीजन चाहिए कि भाई क्यों, लेके अंदर की बात क्या, अंदर अंदर क्या हो रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट अचानक से गिर गया? सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जब सॉलिड मॉलिक्यूल मजे से थे तब उनका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल था। अब जब बीच बीच में बड़े बड़े सल्यूट पार्टिकल्स आ गए, नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स आ गए, तो क्या हुआ होगा? वीकिंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। जो पहले से सॉल्वेंट की पूरी चादर बिछी हुई थी, उनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, है ना? अभी दो लोगों के बीच में या दो दोस्तों के बीच में अगर एक दोस्त आ जाए, वो कुछ नौटंकी कर जाएगा, चुगली कर देगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर नॉर्मल केस था पहले, बट अभी अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाता है, सॉल्यूट आ जाता है, ऊपर से वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब समझ रहे हो आप? मतलब वो इतना सोशल नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए तो वोलेटिलिटी बहुत कम है उसकी। पहले के लोग बहुत मजे से थे, खुशहाल हिसाब था वो लोगों का, मस्ती मजे करते थे। ये थर्ड पार्टी जो आ गया, बोरिंग सा बच्चा एकदम, बोरिंग सा बच्चा एकदम, जो कि बस बोरियत फैला रहा है। तो उससे क्या होगा? उससे इनका इफेक्ट, इनका जो फोर्स है, इनका जो एक हिसाब से बोल सकते हो आप, जो अटैचमेंट है वो वीक कर देगा। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होगा यहाँ पे। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होगा, ध्यान दो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अगर वीक होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोअर टेम्परेचर इज नीडेड फॉर सॉलिडिफिकेशन। देखो, अगर ये इतना दूर है, पहले मान लो नॉर्मल हिसाब में इतनी दूरी थी, तब इनका फ्रीजिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट की बात करूं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट। जब बीच में कोई सल्यूट आ गया, तब इनमें भी दूरियां बढ़ गई। ठीक है,
तब फ्रीजिंग पॉइंट को हम टीएफ बोलेंगे। मुझे बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या? वो उसको फ्रीज कर देगा। फ्रीज कर देगा मतलब पार्टिकल्स और पास में आएंगे। ठंडा करना है मुझे, तो यहां पे मुझे जो ठंडा करना होगा उससे कहीं ज्यादा मुझे यहां ठंडा करना पड़ेगा मामले को। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे ठंडा ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा कम करना पड़ेगा पार्टिकल्स को पास लाने के लिए, जो कि काफी अभी दूर हो चुके हैं आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज फ्रीज ज्यादा करना है, ठंडा ज्यादा करना है। यहाँ पे पार्टिकल जो दूर जा चुके हैं इनको पास में लाना है आपको, इसलिए टीएफ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टीएफ। यहां से इंप्रूव होता है। ठीक है, वही फिर अपना कंक्लूजन यह है कि वेपर प्रेशर लोअरिंग का कंसिक्वेंस देख रहे थे आप, तो इसके कारण सोल्यूशन फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर, इसके कारण फ्रीजिंग भी लोअर हो रही है, और वहां से हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो रहा है। तो ये रिलेटेड है वेपर प्रेशर लोअरिंग से ही। इसके बाद देखो आप, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी ऊपर वाले में, जब हमने देखा था ये चीज, हाँ, जब हमने ये बात की थी कि अच्छा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो डिपेंड करता है मोलैलिटी पे। ऐसा हमने किया कि हम पहले मोलैलिटी खेल रहे थे, अचानक से क्या होगा कि मोलैलिटी पे आ गए। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको याद है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें दिक्कत ये थी, बिकॉज हमारा प्रोसेस ही ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और प्रेशर को बढ़ते हुए देखूंगा, और देखूंगा कब वो मिल रहा है उस 180 वाले से, और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करूंगा। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर मुझे चेंज करते रहना है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं डायरेक्टली, वॉल्यूम भी चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी कम होगा, यानी कि मोलैरिटी भी चेंज होगी। मतलब प्रोसेस के बीच में मेरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार चेंज होता रहे। प्रोसेस के बीच टेम्परेचर चेंज करने से मेरा मोलैरिटी चेंज हो रहा है, उससे क्या होगा, मेरी रीडिंग्स गलत आएगी, मेरी रीडिंग्स गलत आएगी, मेरी वैल्यूज गलत आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे मोलैलिटी लिया। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें आप टेम्परेचर चेंज करो, नीचे यहाँ पे मास है, मास चेंज होगा क्या टेम्परेचर बढ़ाने से? नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल प्रोसेस में टेम्परेचर आप कितना भी चेंज करो, ग्राफ मस्त बनेगा। नहीं तो ये मोलैरिटी का खेल रहा था तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने ये दिक्कत को देखते हुए इसको स्किप किया, इसकी जगह पे हमने स्विच करा दिया मोलैलिटी। कभी कुछ पूछे कि भाई मोलैलिटी क्यों किया, मोलैलिटी सही चल रहा था, बट बोलना नहीं, सही नहीं चल रहा था। यहाँ पे पूरी ग्राफ्स पे टेम्परेचर रिलेटेड है, टेम्परेचर आप चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी की वैल्यू चेंज होगी। मतलब लगातार इन बिटवीन द एक्सपेरिमेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन चेंज होगी। ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने नहीं चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे मोलैलिटी रखा, और सेम मोलैलिटी हम यहाँ पे भी रखा। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में भी, यहाँ पे भी आप देखो कि हमने सेम ही लिखा है एकदम, कुछ अलग नहीं, कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं विद दी मोलैलिटी, इज इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, एलेक्सिस को केयर बोल लेता है, इसको आप बोलो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नाम याद रखो, ये इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट में एक केस है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सेम इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं के एफ डेल्टा टी एफ के बराबर होगा जब एम की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, मोलालिटी 1 हो जाए, तो हम बोलेंगे ये बराबर होंगे जब एम इक्वल टू 1 होगा। वर्ड्स में कैसे बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये चीज
इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर आ रहा है प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सोल्यूशन, और ऐड करना ऑफ अ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, फिर यूनिट की बात करें एकदम वैसी यूनिट आपको मिल जाएगी, कुछ और नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा फर्क फर्क भी कुछ नहीं है। ठीक है, वही सब कि डेल्टा टी एफ, क्योंकि अपना टी एफ की बात करें, सो के एफ बराबर है डेल्टा टी एफ अपॉन एम के। डेल्टा टी एफ को आप केल्विन से बोलो या डिग्री सेल्सियस से बोलो, क्योंकि वही बात है, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, तो सेल्सियस और केल्विन में सेम सेम वैल्यू देगा आपको, तो आपका जो मन करे आप यूज कर सकते हो। नीचे आपका मोलालिटी है, मोल पर किलोग्राम होगा। ठीक है, तो आपका यूनिट चाहे आप यूज कर सकते हो केल्विन किलोग्राम पर मोल या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, चलेगा, दोनों ही चलेगा। और ऐसा नहीं कि अब मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं कन्वर्जन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपका जो मन करे वो यूज करो विदाउट चेंजिंग द वैल्यू। उसके बाद मोलर मास और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन सेम ही पैटर्न में हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अलग ही नहीं है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, हम मोलालिटी को पहले भी इस तरीके से वैल्यू निकाल चुके हैं। मोलालिटी का जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैंने क्या बोला था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट W1 मान लेंगे, ये मान लेंगे पहले हम ग्राम में, किलोग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। फिर वही है, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो 1000 W2 अपॉन M2 W1, वही चीज आपकी बन जाएगी M की वैल्यू। फिर M की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब एज इट इज, ये वैल्यू पुट की, और एक फॉर्मूला बन गया अपना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। बाकी यहां से भी आप M2 निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, एकदम पिछले वाले जैसे ही है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये अपना चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 3 हम पढ़ चुके हैं। वापस से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करे मोल फ्रैक्शन पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा अभी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ा दिए नॉन वोलेटाइल नेचर के, तो डिप्रेशन भी बढ़ जाए। तो ये डायरेक्टली आपका डिपेंड कर रहा है पार्टिकल्स के नंबर पर। ठीक है, इसलिए ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर चेंज हो रहे हैं, तो आप इससे फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलोगे। चौथी वाली है ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली चीज आप इसे पढ़ोगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका हम यूज करने वाले हो इस चीज में। इट इज अ फिल्म सच एज सेलोफोन which has pores large enough to allow the solvent molecule to pass through them। एक तो मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ चीजों को पास करेगा, कुछ चीजों को पास नहीं करेगा। और जनरली ये सेलोफोन जैसा है, सेलोफोन मतलब सेल्यूलोज से बना हुआ एक फिल्म, एक लेयर, जिसको हम सेलोफोन बोलते हैं। और उसका काम यही होगा, एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप इसको यूज कर सकते हो, कुछ चीजों को ये पास करेगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़े बड़े कुछ ज्यादा बड़े नहीं, बट कुछ ऐसे होल्स होते हैं, कुछ पोर्स होता है, जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ कर देंगे, बट सल्यूट को अलाउ नहीं करेंगे। सॉल्वेंट के मुकाबले सल्यूट थोड़े ज्यादा साइज के होते हैं। पानी ले लो, डालो चीनी, कौन बड़ा, चीनी बड़ी, तो सल्यूट बड़ा होता है। तो सल्यूट की साइज बड़ी रहेगी, तो वो पास नहीं हो पाएंगे। ऐसा नेट मानो जिस नेट से छोटे छोटे पार्टिकल पास हो पा रहे हैं, सॉल्वेंट पास हो पा रहे हैं, बट वो नेट बड़े पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रोक दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। तो वैसा ही मेम्ब्रेन अपना होने वाला है। उसके बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से पास करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्वेंट, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट बनाया, यहाँ पे रखा है, बीच में जो वॉल है
वो है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां पे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में भी तो सॉल्वेंट की मात्रा होगी ना, है कि नहीं? बट अगर प्रपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रपोर्शन कम होगा। यहाँ पे तो भाई 100% सॉल्वेंट, तो ज्यादा ही है। तो ये बोला है कि भाई सॉल्वेंट यहां से यहां भी ट्रेवल करेगा, कुछ यहां से यहां भी ट्रेवल करेगा, बट ज्यादा आपको दिखाई देगा लेफ्ट टू राइट। इसलिए जो नेट फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट ही रहेगा आपका। जो टोटल नेट फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं वेपर प्रेशर कंपेयर करूं दोनों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मान लो ये P1 नॉट है, और ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, कौन सा बड़ा होता है? प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा बड़ा होता है। मतलब इसका ज्यादा, क्योंकि 100% ये सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसी कंपैरिजन में। इसलिए ये वॉल पे प्रेशर लगाएगा, मेम्ब्रेन वाले वॉल पे प्रेशर लगाएगा, और इसलिए जो नेट मोमेंट है सॉल्वेंट का, वो आपको मिलेगा कि वो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, हाईली प्रेशराइज्ड है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। इसलिए यहाँ का मोमेंट आप यहाँ देखो, दीवार के पोर से होते हुए यहाँ की ओर मूवमेंट करेगा। ठीक है। सो ये नेट फ्लो इज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ हो जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की ओर जाए। इनको देख लो, डाइल्यूट मतलब क्या? जहां पे सॉल्वेंट की मात्रा कम रहेगी, ज्यादा रहेगी? ज्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाती है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर भाई सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से जाएगा जहां पे सॉल्वेंट कम। कुछ ऑस्मोसिस ऐसे ही तो होता है ना। ऑस्मोसिस मतलब चीज जहां ज्यादा वहां से जाएगी जहां पे वो चीज कम है। खासकर हमने पानी की बात की थी जब हमने नाइन्थ में देखा था, आई थिंक। सो वही है, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट में ज्यादा, सॉल्वेंट 100% सॉल्वेंट है, वहां से जाएगा सोल्यूशन की तरफ। अगर मैं बोलूं लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वही सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में, हायर कॉन्सेंट्रेशन में वही सॉल्वेंट कम मात्रा में, तो भी यहां से यहां की ओर ही जाएगा। ठीक है। तो जिस हिसाब से देगा, सॉल्वेंट सोल्यूशन बोलेगा तो आप बोलोगे सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जाएगा। अगर आपको देगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन तो आप बोलोगे लोअर टू हायर जाएगा, क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सोल्यूशन लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब सल्यूट सल्यूट की मात्रा कम है। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हम किसकी बताते हैं? सल्यूट की बताते हैं। अगर सोल्यूशन ने बोला है कि कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब सल्यूट की मात्रा कम, सॉल्वेंट की मात्रा फिर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सल्यूट की मात्रा ज्यादा, सॉल्वेंट की मात्रा कम। इसलिए हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तक अपना जो है मोमेंट दिखाई देगा। ठीक है, वही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। फिर दिस नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको ही तो हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ज्यादा प्रोपोर्शन से कम प्रोपोर्शन की तरफ ट्रेवल करना ही ऑस्मोसिस कहलाता है, यहां भी और यहां भी। ठीक है, सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जहां है वहां की तरफ मूवमेंट कर रहा है। सो इसके कारण क्या होगा? लेवल राइजेस ऑन ऑन सॉल्यूशन साइड, फॉल्स ऑन सॉल्वेंट साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। मतलब क्या? देखो, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, अगर सॉल्वेंट यहां से यहां तक जाना चालू कर चुका है, मतलब क्या? अगर वो यहां पे आ रहा है, यहां पे ऑलरेडी क्या था? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब सल्यूट ज्यादा था, सॉल्वेंट कम था। अब क्योंकि सॉल्वेंट अब यहां पे आना चालू हो चुका है, धीरे धीरे क्या होगा? सॉल्वेंट बढ़ने लगेगा।
सॉलिड बढ़ने लगेगा तो प्रोपोर्शन वाइज सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सॉल्यूट कम होगा प्रोपोर्शन वाइज तो मैं बोलूंगा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो वही हमने बोला यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद देखो, अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फिक्स्ड across the mouth of a thistle tube containing the solution and the setup is immersed in pure water। मान लो इस कंटेनर में मैंने क्या डाला, शुगर सोल्यूशन। ऊपर से मैंने ये थिसल ट्यूब को लगा दिया, पतली सी ट्यूब होती है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ। ठीक है, या ये पूरे को थिसल ट्यूब भी आप बोलो, ये क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके आप डायग्राम देखोगे बहुत छोटा होता है, ये आपको थोड़ा बड़ा दिखा है, भाई पूरा ओवरऑल एक थिसल ट्यूब ही मान लो। ठीक है, बेटर रहेगा वो, नहीं तो अलग अलग क्या मानो। तो ये पूरा थिसल ट्यूब ही है अपना। ठीक है, इसमें हमने डाला हुआ है शुगर सोल्यूशन। बाहर पूरा जो अपना बीकर है, बड़ा सा जो कंटेनर, इसमें हमने पानी डाला हुआ है। ये थिसल ट्यूब और पानी के बीच में हमने एक लेयर डाला है मेम्ब्रेन का। हमारे यहाँ पे दोनों के बीच में आ रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या, देखो, सॉल्वेंट पासेस थ्रू मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। तो यहाँ का जो सॉल्वेंट यानी कि जो पानी है वो इसके अंदर जाएगा, क्योंकि पानी सॉल्वेंट और शुगर सॉल्यूशन में भी क्या रहेगा, पानी तो रहेगा। तो पानी की मात्रा ज्यादा कहाँ पे, बाहर या अंदर, बाहर, इसलिए वहां से जाएगा वो अंदर की ओर। solid passes through the membrane into the solution causing the liquid level in the tube to rise। उससे क्या होगा कि आपका यहां से थिसल ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, नैरो, इस हिस्से में पानी ऊपर की ओर जाएगा। कौन सा पानी ऊपर की ओर जाएगा, देखो, नीचे से पानी अंदर की ओर आया, और इतना पतला होता है कि शुगर सोल्यूशन काफी थिक होगा, तो वो नहीं जा पाएगा। उसमें से अपने आप जो पानी है वो सेपरेट हो जाएगा, और पानी जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। वापस से बोल रहा हूं, पानी अंदर से, मतलब नीचे से, बीकर से इस कंटेनर में गया, या इस जगह पे गया जहां पे शुगर सोल्यूशन था। फिर वहां से वो ऊपर की ओर जाएगा, इस नैरो जगह से ऊपर की ओर जाएगा। इतनी नैरो होती है कि यहाँ पे शुगर नहीं जा पाएगा, शुगर सोल्यूशन नहीं, बस वाटर ही ऊपर की ओर जाएगा। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, वापस से ऊपर की ओर जाएगा, मतलब क्या, ये लेवल राइज करेगा, ये लेवल राइज करेगा। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना, द राइजिंग लिक्विड कॉलम क्रिएट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो लिक्विड कॉलम यहाँ पे बन चुका है, लिक्विड कॉलम जो यहाँ पे बन चुका है, ये पानी है, ये वाटर है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या, पानी रुका हुआ है, पानी यहाँ पे एक जगह पे रुका हुआ है, और इसके द्वारा जो प्रेशर है उसको आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, प्रेशर बाय द लिक्विड कॉलम। याद है आपको, प्रेशर बाय द लिक्विड कॉलम क्या होता था फॉर्मूला, एच रो। इस केस में पानी की बात हो रही है, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1। पुट किया तो क्या मिलेगा, एच। तो ये हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लग रहा है नीचे की, ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है ऊपर की ओर। ये समझ में आ रही है आपको, नीचे से ऊपर की ओर जब जा रहा था मेरा वाटर, वही तो था मेरा ऑस्मोसिस, वो प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, वैसे वैसे ये थिसल ट्यूब में भी कहां जा रहा है, ऊपर की ओर ही जा रहा है। और जितना यहाँ पे कॉलम राइज हो रहा है, फिर वही कॉलम इन रिटर्न नीचे की ओर लगा रहा है प्रेशर, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं। एक समय आएगा जब और पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऊपर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी तो अपोज कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है, बट
पहले मान लो ये लिक्विड इतना राइज हुआ, फिर इतना राइज हुआ, फिर इतना राइज हुआ, धीरे धीरे इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो इसका भी जो फ्लो है वो स्लो होगा, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और एक समय के बाद जब प्रेशर इतना हो जाएगा, तब मान लो इसको ये पूरी तरीके से अपोज कर रहा है, अब ये ऊपर आ नहीं पाएगा, अब और वाटर इस कंटेनर में घुस नहीं पाएगा, इस फिसल ट्यूब में घुस नहीं पाएगा। इसी मोमेंट पे आप इसको बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तभी तो ये मूवमेंट रुक जाएगा ना। यहां का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तभी जो आपका नेट मूवमेंट है ये रुक जाएगा। तो आप फिर बोलोगे भाई सर कि भाई आपका एक टाइम बाद ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। उस समय में जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो जो नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, ये ऊपर से नीचे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि एच रो जी के बराबर है। और अगर पानी की बात करें तो किसके बराबर होगा, रो को इक्वल टू वन पुट करके क्या हो जाएगा, ये एच जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का, प्रोवाइडेड। ठीक है, चलो ये चीज हमने लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ और भी हो सकता है वाटर के अलावा, इसलिए आप ये याद रखो, तब डेंसिटी अलग हो जाएगी। बट अगर पानी है तो आप रो को फिर वन पुट करके एच जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये चीज। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब अपना जो नेट फ्लो है फ्रॉम सॉल्वेंट, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वो भी रुक जाए। बराबर होने की बात की अलग बात है। ठीक है, बराबर होने की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ये प्योर फॉर्म में है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ शुगर तो है, रहेगा ही। कितना ये पानी भर दूं, दो कतरे तो रहेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इसका ज्यादा ही रहेगा इससे। बट वो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की मेहरबानी है, जो इसको अपोज कर करके इसका फ्लो ही रोक दे रहा है, बंद कर दे रहा है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, याद रखना एच रो जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। बहुत सारी चीजें देखी हमने। अ, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर अभी तक अब खत्म नहीं किया हमने, हमने बस टॉपिक देखा है, इसमें भी हम वही सब चीजें देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, फिर जो भी चीज है वो हम देखेंगे। फिर इसको एंड करके एक दो टॉपिक और छोटे छोटे से, मतलब एक लेक्चर और जाएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। इनकेस डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। पिछले लेक्चर बिल्कुल देख लेना, खासकर वेपर प्रेशर वाला जो लेक्चर, सेकंड वाला लेक्चर है, से आप देख लो, ये उसका रिलेशन ही हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में देखा। ठीक है, सो ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान रखो, थैंक यू सो मच।